जय हिंद बच्चों। चलिए आज से हम लोग एक नया सीरीज़ का स्टार्ट करेंगे जो कि क्लास 12 मैथमेटिक्स की पार्ट 2 की पूरे के पूरे इंटीग्रेशंस के सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 7 के बारे में बात करेंगे एंड इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो पहला पार्ट्स होगा हम लोगों का इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जिसके साथ इसमें लिमिट नहीं होगा, नो लिमिट। ओके, दूसरा जो इंटीग्रेशन होगा हम लोगों का डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल्स, और इस केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विथ ए लिमिट। ओके, तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रल्स। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में लिमिट्स नहीं होगा, लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में लिमिट्स होगा। ओके, तो चलिए फिर बात करते हैं इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो एक टर्म से लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि अच्छा, आपको अगर इंटीग्रेशन पढ़ना है तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, उसके बाद आप इंटीग्रेशन बड़ी इजी वे में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं इस टर्म्स का मतलब क्या है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है एंड ले लेते हैं हम लोग साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि अगर पूछा जाए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। इसको आप बोल सकते हो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन। क्लियर ना? तो यहाँ पे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि साइन एक्स है, साइन एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस एक्स। या एंटी डेरिवेटिव को रिप्लेस करके आप एक और वर्ड यहाँ पे जोड़ सकते हैं और एंड इंटेग्रल्स भी लगा सकते हो। ठीक है, इंटेग्रल्स। क्लियर है? तो यहाँ पे जो साइन एक्स है ना, कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव है, या ऐसे बोल सकते हो जो साइन एक्स है कॉस एक्स का इंटीग्रल है। ओके, तो अब आपको समझ में आई होगी कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक और एग्जांपल से क्लियर किया जाए, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। क्लियर है? तो कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन क्या है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं माइनस साइन एक्स होती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे, कॉस एक्स होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसी में हम लोग माइनस को लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो माइनस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन एक्स, एंड माइनस को आप डिफरेंशिएशन के अंदर या कॉस एक्स के साथ माइनस को लिख सकते हो, क्योंकि हम लोगों को पता है कि किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हो अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है। तो ठीक है ना,
तो माइनस को आप इसमें एडजस्ट कर दीजिए, तो क्या बना माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब फिर देखिए यहाँ पे तो देखेंगे तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है कॉस एक्स। अगर यहाँ पे पूछा जाए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है तो क्या बताओगे? तो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो बात आ रही होगी समझ में। तो इस वर्ड का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है, इसको डबल स्टार लिख लीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इस बात को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को पहले लेते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 2x होगा। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का क्या होगा 0, तो 2x बना। देन डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 का कांस्टेंट है तो 0 हो गया, क्या बना 2x। देन एक और टर्म यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर मान लीजिए प्लस 5, तो क्या बना 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ पे समझिएगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है क्या? चलिए यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस 2x का इंटीग्रेशन यहाँ पे वेरी करता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 कुछ भी लिख सकते हो ना। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो ऐसे बोल सकता हूँ का डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, एंड यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट हो जाएगा, एंड कांस्टेंट मान लीजिए इसको क्या बोल दिया गया कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस से, तो सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, इसका मतलब 2x। इस 2x का इंटीग्रेशन ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड सी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस सी के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है ना। इस सी के लिए यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। सी के जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर डाल सकते हो, निगेटिव वैल्यू इंटीजर्स कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस सी के लिए इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि इस 2x के इंटीग्रेशन के लिए इनफाइनाइट टाइप फंक्शंस दिख रहा है ना आपको। तो इसीलिए जब भी हम लोग, अच्छा मेन अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्या, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स कैपिटल एफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन है स्मॉल एफ एक्स, ओके, कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है स्मॉल एफ एक्स, तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इस डी वाई अपॉन डी एक्स को राइट हैंड साइड में जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, तो एफ एक्स यहीं पर रह जाएगा, एफ एक्स यहीं पर रह जाएगा, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, देन डी एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एक्स, ओके। आप इसको नोटेशन भी बोल सकते हो, क्या नोटेशन, ओके। एंड इस सिंबल को अगर लिखना चाहेंगे तो एफ एक्स डी एक्स, अगर बात किया जाए इंटीग्रेशन के सिंबल के बारे में तो एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स ना, कैपिटल एफ एक्स, एंड यहाँ पे देखिए कैपिटल एफ एक्स
एक और टर्म आपको बताता हूँ, इसी टर्म से रिलेट करना है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ओके। इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको स्मॉल एफ एक्स ही मिलेगा ना, स्मॉल एफ एक्स ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स एंड इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते, ये तो सी आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, सी। एंड हर टाइम इंटीग्रेशन करने के बाद आपको प्लस सी जोड़ना है, और प्लस सी क्या होगा, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही होगा। क्लियर ना। तो फिर बात किया जाए कि अगर 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो 2x का इंटीग्रेशन क्या लिखना चाहोगे, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा प्लस सी। तो सी तो यहाँ पे वेरी कर रहा है ना, आप 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। तो इसीलिए एक यहाँ पे सी ऐड होता है। एंड इंटीग्रेशन करने के बाद इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिमिट नहीं है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। एंड यही सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। एंड यही जो सी है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हट जाती है। क्लियर है, आ गया होगा समझ में क्या। तो सिंबल भी आपको समझ में आ गया, देन नोटेशन भी समझ में आ गया। तो एक बार इस बात को एक बार और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तो log x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं, log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x, ओके। तो अभी हम लोगों ने बात किया है कि इस टर्म को अगर राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो किस में चेंज होगा, तो किस में चेंज होगा, इंटीग्रेशन में। तो log x तो यहीं पे रहने देता हूँ, इंटीग्रेशन में चेंज हुआ एंड dx यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या बना, 1/x। तो ध्यान से जब देखेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x ना, log x। एंड यहाँ पे आप x को आप मॉड लगा सकते हो, क्योंकि मॉड के लॉग के अंदर जो भी आर्गुमेंट होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मॉड लगा सकते हो। एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको हर क्वेश्चंस में ऐड करना ही है, ओके ना। हर इंटीग्रेशन में आपको प्लस सी ऐड करना है अगर इंडेफिनिट आप पढ़ रहे हो तो। इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट यहाँ पे नहीं है, लिमिट यहाँ पे नहीं है। तो चलिए समझिए इस बात को। तो कुछ यहाँ पे टर्म्स लिखा हुआ है कि सिंबल्स, टर्म्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो उसका मीनिंग हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंटेग्रल ऑफ एफ किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसको क्या रीड कीजिएगा, तो इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू x रीड करना, ठीक है। क्या रीड कीजिएगा इस चीज़ को, तो रीड एज इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफ्रेंसिएशन में हम लोग, डिफ्रेंसिएशन में क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर लिख दिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में ना, सिमिलर उसी तरह। एंड यहाँ पे जो एफ एक्स दिख रहा है, ये जो एफ एक्स दिख रहा है, इस एफ एक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीग्रेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीग्रेंट बोलेंगे। जो एफ एक्स कोई फंक्शन है वो अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, इनवर्स फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए, एंड एफ एक्स में एक्स को क्या बोलिएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रल कर रहे हैं ना, तो एक्स यहाँ आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया।
तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, क्लियर ना। एंड इंटीग्रेट का मतलब क्या होगा, तो दिख रहा होगा, इंटीग्रेट का मतलब हो जाएगा, इंटीग्रेट का मतलब हो जाएगा, इंटीग्रेट का मतलब फाइंड द इंटीग्रल्स। इंटीग्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, फाइंड द इंटीग्रल्स, ओके। एंड इंटीग्रल ऑफ एफ, तो अभी ना हम लोग पढ़े हैं, एफ फंक्शन एफ सच डेट एफ डैश एक्स बराबर, अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ओके। या एफ एक्स के डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ओके। एंड इंटीग्रेशन का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रेशन, क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको समझ में आ ही गया होगा कि एनी रियल नंबर सी, जिसको सी से बोल सकते हो, आप के भी बोल सकते हो, ठीक है, कंसीडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शंस क्या होता है, कोई नंबर होता है, कोई डिजिट्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है क्या। तो अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टर्म में अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला का बात कर लेते हैं, ठीक है क्या, कुछ फार्मूला का बात कर लेते हैं हम। चलिए तो इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रख के आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर आपको डिफरेंशिएशन क्लियर है तो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला फॉर्मूला के बारे में बात किया जाए, इसको डबल स्टार लगा लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स। एंड यहाँ पे आपको n की वैल्यू क्या नहीं लेना है, तो -1 नहीं लेना है, ठीक है। आगे पता चलेगा कि -1 क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो x के पावर n इंटू डी एक्स, तो इसकी जो फॉर्मूला होगी x के पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है क्या। तो x टू द पावर n डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको x के पावर n मिल जाएगा, क्लियर। लेकिन आपको इस फंक्शन को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए एक बार डिफ्रेंशिएट करके बता देता हूँ। तो d अपॉन डी एक्स एक्स के पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग जानते हैं कि ये तो 1 बाई एन प्लस 1 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो बाहर निकल जाती है। देन डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट ना, तो 1 बाई एन प्लस 1, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पावर में एक कम करते हैं ना, कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन 0, तो इट से टर्म कैंसिल हो गया, 1 एक्स के पावर एन आ गया ना, क्या आया, x के पावर n आ गया कि नहीं। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया, x के पावर n आ गया ना, आ गया होगा समझ में। तो x के पावर n का इंटीग्रल फॉर्म क्या हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, x के पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल इसका कर लिया जाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे n को किससे रिप्लेस करेंगे, 5 से, एंड x तो रहेगा ही, x तो वेरिएबल है, x के पावर 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेंड बोलेंगे ना। तो चलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x टू द पावर, यहाँ पे n है तो n लिखा हुआ, यहाँ पे 5 है तो क्या लिखा जाए, 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 प्लस सी, तो x के पावर 6 बाई 6 प्लस सी। तो ध्यान देंगे एक बात को, ध्यान देंगे एक बात को, यहाँ पे यहाँ पे x के पावर n है, 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 x के पावर
तो यहाँ भी पावर, जैसे जो पावर x के पावर n+1 वही पावर n+1 है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो वही 6 यहाँ भी आना चाहिए। क्लियर है ना? तो हमेशा ये दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ और फंक्शंस के बारे में बात कर लिया जाए। ठीक, तो पहला तो हो गया, अगर पावर निगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, तो पावर निगेटिव भी होगा तो कोई बात नहीं है। अगर पावर निगेटिव भी हुआ तो सेम फंक्शंस, तो जहाँ पे n है वहाँ पे क्या हो जाएगा, -10। तो देखिए x की पावर -10 + 1 बाई -10 + 1 + c, तो क्या बना, x की पावर -9 बाई -9 + c। आ गया होगा समझ में, आ गया होगा समझ में। चलिए अगर ध्यान से देखिएगा तो x के पावर 5 का इंटीग्रेशन किया है तो एक पावर में ऐड कर दिया, उसी पावर से डिवाइड कर दिया हो ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर x की पावर 7 dx है तो एक पावर में ऐड कीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए +c। तो इस तरह से भी डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है ना। तो अभी तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, अभी आपको प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो आप क्वेश्चंस को देख के डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, तो अब नेक्स्ट टाइप्स का क्वेश्चन देखा जाए। अगर पावर फ्रैक्शन में हो जाएगी तो क्या करोगे, अगर पावर फ्रैक्शन में हो जाए तो फिर क्या करना है, 2/3 dx। तो पावर फ्रैक्शन में भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, अगर पावर फ्रैक्शन में भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, सेम मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो x की पावर 2/3 + 1/2/3 + 1 + c, तो x की पावर 3 × 1 3 2 5/3 5/3 + c। एंड यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करेंगे, e3 ऊपर उठ के आ जाएगा एंड 5 डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 3/5 x के पावर 5/3 + c। ठीक है, ओके, +c। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात को ध्यान में देना है, यहाँ पे 3/5 है तो यहाँ पे 5/3 हमेशा होगा। क्लियर है, यहाँ पे अगर 3/5 है तो यहाँ पे 5/3 होगा। क्लियर ना, तो इस फॉर्मेट को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएगा, अपोजिट रहेगा। ठीक है, उल्टा रहेगा या रेसिप्रोकल बोल सकते हो, 3/5 है तो 5/3 है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो बहुत सारा क्वेश्चंस में आप इसको उल्टा देख के डायरेक्ट ऑप्शंस भी टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अगर फ्रैक्शंस का पावर निगेटिव हो जाए तब क्या करोगे, तो कुछ नहीं, सेम फार्मूला यूज़ करना है, x के पावर -7/5 dx। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी फार्मूला यूज़ करेंगे, तो -7/5 + 1 बाई -7/5 + 1 + c। ओके, तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 1 5 -7 + 5 -2 ना, तो x के पावर -2/7 बाई -2/7 + c। तो इस पार्ट को हम लोगों को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो -7 बाई -2 x के पावर -2/7 + c। आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो x के पावर n का जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इस सारे फॉर्मेट आपको दिखने को मिलेगा, कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिखने को मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से भी दिख सकते हैं, √x dx। ठीक है, तो √x दिखेगा तो आपको क्या फॉर्मेट में चेंज करना है,
रूट को हटा के पावर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ठीक है। तो अब तो सॉल्व कर लेंगे, कुछ इस तरह के फॉर्मेट में भी दिखेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अगर ई वाला फॉर्मेट होगा x की पावर 5 तो क्या करोगे, x की पावर 1/2 की पावर 5 तो x की पावर 5/2, इस तरह से भी कर सकते हैं। और फंक्शंस आपको और फॉर्मेट दिखने को मिल सकता है जो कि एक्सपोनेंट की कंसेप्ट है। यहाँ पे 3 हो जाए, x की पावर 5 हो जाए तो क्या करोगे, x की पावर 5 एंड यहाँ पे क्या लिखोगे 1/3 तो x की पावर 5/3। तो इस तरह फंक्शन को आप सिंप्लीफाई वे में लिख के बाकी के इंटीग्रेट कर सकते हो और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो कि x⁴n क्या होगा। तो एक बार और फॉर्मूला को रिकॉल करवा देता हूँ, x⁴n dx क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। तो एक बार आप लोग भी बोलिए क्या बनेगा। तो x⁴n dx फॉर्मूला लिखने से ना याद हो जाता है, ठीक है, एंड बोलने से भी याद हो जाता है। ठीक है, +1 + c। ओके, एक और नोटेशन जो था जैसे d/dx f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x), तो अगर यहाँ पे अगर f(x) रहेगा तो इस dy/dx को राइट हैंड साइड में चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, इंटीग्रेशन में, एंड यहाँ पे dx आ जाएगा f'(x). तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, आगे फिर से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग पहला पार्ट देख लिया। चलिए दूसरा फॉर्मूला हम लोगों का क्या होने वाला है, दूसरा फॉर्मूला क्या होने वाला है तो समझिएगा, इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट करके नोट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले जीरो का इंटीग्रेशन देखा जाए तो 0 × dx, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0, लेकिन प्लस कांस्टेंट तो ऐड करना है ना, तो क्या हो गया c। तीसरा पार्ट देखा जाए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप dx को क्या लिख सकते हो, 1 × dx लिख सकते हो क्या। तो अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, 1 × dx, तो क्या बना, अच्छा इस 1 को अगर आपको लिखना होगा, इस 1 को लिखना होगा, तो 1 को अगर लिखना होगा तो x की पावर 0 लिख सकते हो क्या, इस 1 को बिल्कुल लिख सकते हो, इंटू dx। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक पावर ऐड करोगे, 0 + 1 + c, तो क्या बना x + c ना। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x + c, एंड 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, c होगा, कांस्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रल में 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, चलिए चौथा फॉर्म के बारे में बात करते हैं, x × dx। तो x की पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 है ना, तो 1 + 1/1 + 1 + c क्या हो गया, x² 2 + c। ओके, नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो क्या बना, x² dx। तो स्क्वायर है तो पावर में एक ऐड कर दीजिए, तो पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड कीजिएगा तो 3, उसी पावर से डिवाइड कर दीजिए, एंड सो ऑन ना, एंड सो ऑन। एंड आप लोगों को x के पावर 10 तक लिख लेना है। ठीक है, x के पावर 10 तक, इससे लिखने के बाद आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक फॉर्मूला हम लोगों का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म के बारे में, ठीक ना। तो चलिए सिक्स्थ जो फॉर्मूला हम लोगों का होने वाला है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन होगा -cos x
प्लस कांस्टेंट 7 कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी। तो कॉस एक्स का, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो रहा है, क्योंकि कॉस एक्स का हम लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना तो माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। इस तरह से प्लस माइनस में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को उस टाइम में रिकॉल कर लेना है और बार बार आपको प्रैक्टिस हो जाने पे ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट है हम लोगों का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बताइएगा सर सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स का डिफरेंशिएशन है। किसका है, tan एक्स का है, एंड प्लस सी तो आपको लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हम लोगों का कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, तो माइनस कॉटेक्स का हो जाएगा, माइनस कॉटेक्स का हो जाएगा। ओके, 9 तक हम लोग कर लिए। इस सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 9 ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन आगे बात करेंगे, और अभी फॉर्मूला सब हम लोगों को और क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 10, तो नंबर 10 क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्या डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन इनवर्स का होता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट 11 डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको निगेटिव फॉर्मेट में लिखना है तो किसका हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। ठीक, सिमिलरली डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका, इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो tan इनवर्स एक्स का होता है। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको माइनस लिखना है तो कॉट के टर्म में लिखिएगा, अगर tan आपको लिखना है, अगर पॉजिटिव में लिखना है तो tan इनवर्स एक्स लिखना है, अगर माइनस में लिखना है तो कॉट इनवर्स एक्स लिखना है। ओके, चलिए सारे फॉर्मूला को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1/mod एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो क्या लिखेंगे, sec इनवर्स एक्स प्लस सी ओवर कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, वो भी निगेटिव में। आगे समझ में क्या, तो सारे फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, 14 नंबर, जो कि आपका डबल स्टार रहने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। तो इसका e का पावर x ही रह जाता है। यही एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन कीजिए या डिफरेंशिएशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए या डिफरेंशिएशन कीजिए, सेम ही रहने वाला है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करने पे e टू द पावर x ही आता है, इंटीग्रेशन करने पे भी e टू द पावर x आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15 नंबर फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, जो 1/x है। आप ऑलरेडी इस फॉर्मूला को पढ़ भी चुके हो। 1/x एक बार और लिख देता हूँ, 1/x किसका डिफरेंशिएशन, तो log x का। तो यहाँ पे क्या लिखिए, log mod x प्लस सी। एंड 16 नंबर क्या हो जाएगा, a टू द पावर x dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर x बाई log a प्लस सी। तो इसका एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं। अगर 2 टू द पावर x किया जाए,
एंड ए यहाँ पे क्या रहेगा, ए यहाँ पे कोई कांस्टेंट फंक्शन आने वाला है, ठीक है ना, कोई कांस्टेंट फंक्शन आने वाला है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा 2x dx, तो 2x dx के क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो 2x log 2 प्लस सी। आ गया समझ में क्या? तो इतना ही सारा फॉर्मूला से हम लोग सारे के सारे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं, और बाकी और बहुत सारे फॉर्मूला है, जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे फॉर्मूला और बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। इतना तो बेसिक्स फॉर्मूला है जो कि आप इंटीग्रेशन पढ़ना अब स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, क्लियर ना। अभी और सारा बहुत सारा फॉर्मूला आना बाकी है, तो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे और फॉर्मूला आते रहेगा, बस इतना बेसिक्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला ध्यान में रखने के बाद अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है, जो कि यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स। तो पहला प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, P1 d/dx इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, साथ में कैंसिल हो जाएगा, क्या फंक्शन बचेगा, fx। ओके, पहला प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। अगर डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर एक साथ है, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर एक साथ है तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, fx बनेगा। ओके, चलिए दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टी 2। कोई कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई है fx के साथ, कोई कांस्टेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई है fx के साथ, तब क्या होगा, तो कांस्टेंट फंक्शंस को क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट फंक्शंस को बाहर निकाल देंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को क्या करते थे हम लोग, बाहर निकालते थे ना, उसी तरह यहाँ भी कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, देन fx को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर 2 या 3 4 फंक्शन है, सब का प्लस माइनस है, तब फिर क्या करोगे, fx प्लस gx प्लस hx माइनस ix, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे 4 फंक्शन गिवन है, एक fx है, gx है, hx है, ix है, ठीक है। तो सारे फंक्शंस को आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, ठीक है ना। तो किस तरह कर सकते हो, तो बताइएगा ज़रा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ hx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ix dx। ओके, तो इस पैटर्न पे भी बहुत सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा तो क्या बना सकते हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस e टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, इसको, इस फंक्शन को सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है। तो सेपरेट करने के बाद क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, साइन एक्स डी एक्स, प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर तो पावर 1 बढ़ाएंगे बाई 3, माइनस साइन एक्स फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस e टू द पावर एक्स, एंड लास्ट में प्लस सी हमको जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है ना। तो लास्ट में प्लस सी ऐड होना ही होना है, क्लियर ना। अब आगे इसको एक बार एक और आगे सिंप्लीफाई कर सकते, एक्स के पावर 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स प्लस e टू द पावर एक्स प्लस सी। ओके, तो आ रहा होगा समझ में। चलिए इस पैटर्न पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट पैटर्न हम लोगों का होने वाला है क्या,
प्रॉपर्टी 2 के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं, k इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, तो इन कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे, फिर एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 4-5 आप स्टार इसको दे सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा ज़रा, अगर इसका एग्जाम्पल्स किया जाए तो इस तरह का कुछ बन सकता है, 5 इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स। तो 5 तो कांस्टेंट है एंड मल्टीप्लाइड में है, तो बाहर निकाल दीजिए, सिंपली 5 को बाहर निकालिए, देन ई के पावर एक्स डी एक्स। तो क्या लिखिएगा, 5 इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी। तो आप इसका फिर बता सकते हो हमें 4 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो 4 को आप बाहर निकालिए, फिर कॉस एक्स को इंटीग्रेशन कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइन एक्स प्लस सी। ओके, आ गया होगा समझ में। चलिए अब इसका एक और प्रॉपर्टी 3 कर चुके हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी किया जाए, ठीक है। अगर यही फंक्शन इस तरह होगा, बहुत सारा f1 एक्स प्लस k2 कांस्टेंट हो गया, f2 एक्स दूसरा फंक्शन प्लस k3 f3 एक्स प्लस डॉट 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 प्लस kn fn n x। इस केस में क्या करने वाले हो, तो इस केस में सबको सेपरेट कर लेंगे, सबको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो करने का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ k1 f1 x dx, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ k2 f2 x प्लस डॉट 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 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ kn fn x dx। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, यहाँ पे k1 k2 k3 kn सारे के सारा क्या है, कांस्टेंट है, तो सबके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। इसका मतलब कांस्टेंट को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे k1 बाहर निकला, क्या बना, f1x, ओके dx प्लस k2 यहाँ पे बाहर निकला f2x dx प्लस डॉट 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 प्लस kn को बाहर निकाला एंड fn x को इंटीग्रेट किया। तो लास्ट प्रॉपर्टी है P4। अभी बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन हाल फिलहाल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको तीनों प्रॉपर्टीज जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर ना, P1 P2 P3 एंड P4। क्लियर है, सारे प्रॉपर्टी पर लगभग क्वेश्चंस भी देख लिए, तो इस प्रॉपर्टी पे भी एक क्वेश्चंस देख लिया जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोगों का, डायरेक्ट क्वेश्चंस ये स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस कंसेप्ट पे भी एक हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/x dx, ओके। तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू 1/x dx, अलग अलग हम लोग इसको सेपरेट कर लिए एंड 5 को बाहर निकालेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 को यहाँ पे बाहर निकालेंगे 1/x इंटू डी एक्स। तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ प्लस 4 इंटू लॉग एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा, यहाँ पे प्लस सी क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे प्लस सी नहीं क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो दोनों प्लस सी, एक C1 हो जाएगा प्लस C2 हो जाएगा और दोनों को मिला के C लिख दिया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट के कन्फ्यूज़न होता है कि मान लीजिए e के पावर x प्लस अगर cos x है, ठीक है,
तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या बनेगा, ई के पावर एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स एंड ई की पावर एक्स प्लस सी 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी टू क्या होगा, सी टू ना। तो ई के पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी वन प्लस सी टू को मिला दिया जाए तो एक और नया कांस्टेंट बन जाता है, ई के पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आगे समझ में क्या, तो इसका आंसर फाइनली यही हो गया। ठीक है।